सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब ने प्रजातंत्र के सफल होने के लिए कुछ शर्तों को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की कुछ पूर्व सुनिश्चित शर्तें होती हैं। अगर आप प्रजातंत्र को सफल देखना चाहते हैं तो इन शर्तों का पालन होना चाहिए। जिन शर्तों पर बाबा साहब ने विशेष जिक्र किया है उन शर्तों की बात हम आज करने वाले हैं। सम्मानित साथियों, सबसे पहली शर्त बाबा साहब ने कही यहाँ पर कि समाज में भयानक विषमता नहीं होनी चाहिए। यदि आप प्रजातंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, सफलता की सीढ़ियों पर पहुँचाना चाहते हैं तो समाज में भयानक विषमता नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का अस्तित्व होना चाहिए। दूसरी शर्त बताई बाबा साहब ने। तीसरी शर्त बाबा साहब ने बताई, कानून एवं प्रशासन सबके लिए समान होना चाहिए। चौथी शर्त बाबा साहब ने बताई, संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए। संवैधानिक नैतिकता पर विशेष बल दिया बाबा साहब ने। और पांचवी शर्त कल के अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया था कि जनतंत्र के नाम पर बहुमत वालों द्वारा अल्पमत वालों के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। अगर बहुमत वालों की सत्ता है तो ऐसे में वो अल्पमत वाले लोगों पर अन्याय ना करें। ये प्रजातंत्र की निशानी है, सफल प्रजातंत्र की निशानी है। और पांचवी शर्त क्या है वो हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताएंगे। वो है प्रजातंत्र की प्रजा की निष्ठा की बहुत ज़रूरत होती है। यानी कि प्रजातंत्र में अगर प्रजा की निष्ठा नहीं है तो प्रजातंत्र असफल हो जाएगा। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में इसी अंतिम शर्त पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम प्रसारित कर रहे हैं स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। प्रजातंत्र सफल कामकाज की कुछ पूर्व सुनिश्चित प्रजातंत्र में सफल कामकाज की कुछ पूर्व सुनिश्चित शर्तें क्या हैं उस पे आज बात होगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं पेज नंबर 294 से 296 तक। सीधे बाबा साहब के स्पीच की तरफ लेकर चलते हैं। बाबा साहब कहते हैं, निर्देश करने लायक आखिरी मुद्दा है कि प्रजातंत्र की निष्ठा की बहुत ज़रूरत होती है। अन्याय सभी देशों में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर जगह इसकी तीव्रता एक सी नहीं होती। कुछ देशों में अन्याय की तीव्रता बहुत कम होती है तो अन्यत्र कहीं लोग अन्याय के बोझ तले पिचके रहते हैं। इस बारे में इंग्लैंड के जीव लोगों का उदाहरण दिया जा सकता है। क्रिश्चियनों ने जो अन्याय किया उनमें जीव लोगों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस अन्याय से मुक्ति पाने के लिए केवल जीव लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। इस अन्याय का कारण भी असामान्य था। पुराने ईसाई कानूनों के मुताबिक लड़कों को पिता की संपत्ति में विरासत का अधिकार नहीं मिलता था। वजह ये थी कि बच्चे ईसाई नहीं जीव हुआ करते थे। राज्य के हिस्से का मालिक मृत्यु पत्रों के अनुसार राजा हुआ करता था, इसलिए मृत जीव व्यक्ति की संपत्ति वह स्वीकार कर लेता था। राजा को ये बात पसंद थी, राजा खुश था। मृत जीव के बच्चे जब संपत्ति का हिस्सा पाने की अर्जी लेकर राजा के पास जाते तब राजा उन्हें थोड़ी संपत्ति दिया करता था और बाकी सब अपने पास रख लेता था। स्पष्ट है कि लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, किसी भी अंग्रेज व्यक्ति ने जीव लोगों की मदद नहीं की। ऐसे हालात में जीव लोगों ने अपना संघर्ष जारी रखा। लोकनिष्ठा के अभाव का यह उदाहरण है। लोकनिष्ठा का मतलब है सभी अन्यायों के खिलाफ आंदोलन के लिए खड़े रहने की कर्तव्य निष्ठा। अन्याय किसके साथ हो रहा है ये बात महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। तो समझ सकते हैं लोकनिष्ठा क्या होता है। लोकनिष्ठा का मतलब बाबा साहब कहते हैं अन्यायों के खिलाफ आंदोलन के लिए खड़े रहने की कर्तव्य निष्ठा। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं इसका मतलब है कि हर किसी को, भले वो अन्याय से पीड़ित हो या ना हो, अन्याय से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने की तैयारी करनी होगी। वर्तमान युग के उदाहरण के तौर पर हम दक्षिण अफ्रीका को ले सकते हैं। वहाँ अन्याय के बोझ तले पिचकी जनता भारतीय है, सच है ना। वहाँ के गोरों पर अन्याय नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद रेवंड स्कॉट नामक एक गोरा
उनका दुख दूर करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। हाल ही में पढ़ने में आया है कि वहाँ के गोरे वंश के युवा दक्षिण अफ्रीका के भारतीय लोगों के मुक्ति आंदोलन में सहभागी हो रहे हैं। इसी को प्रजा निष्ठा कहते हैं। मैं आपको धक्का लगे इसलिए ये सब नहीं कह रहा हूँ। कई बार मुझे लगता है कि हम सचमुच बहुत ही भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के अन्याय के बारे में बोल रहे हैं। मैं कई बार खुद ही आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि विलीनीकरण तथा अन्य बातों के खिलाफ बोलने वाले हम जैसे लोगों के पास हर गांव में क्या दक्षिण अफ्रीका नहीं है? हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, और ऐसा होने के बावजूद कोई सवर्ण जाति वाला इक्का दुक्का ही सही वर्गीकृत जातियों की समस्या लेकर लड़ता है, वह दिखाई नहीं देता है। यहाँ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ लोक निष्ठा नहीं है। मैं और मेरा बहुमत वालों का देश केवल इस विश्व में हम खोए रहते हैं। इस प्रकार की कोई बात अगर होती है तो अन्याय के नीचे पिसने वाले अल्पसंख्यकों को अन्याय निवारण के लिए दूसरों से मदद नहीं मिलेगी। इसी बात से प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाले विद्रोह की मानसिकता बढ़ती जाएगी। आखिर सज्जनों और महिलाओं, मुझे यहाँ बुलाने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा थी अथवा क्या उद्देश्य था, ये मैं नहीं जानता। मैं अभी आपके सामने जिस विषय पर बोला हूँ वह विषय इस देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। हमारी सर्वसाधारण धारणा यह है कि हमें आज़ादी मिली है, अंग्रेज चले गए हैं, प्रजातंत्र का पोषण करने वाला संविधान मिला है, और अधिक क्या चाहिए? इससे अधिक कुछ किए बिना अपना काम पूरा हुआ है, ये सोच कर हमें अब आराम करना चाहिए। संविधान तैयार हुआ है, इसलिए हमारा काम पूरा हो चुका है। ऐसी भावना के खिलाफ मुझे आपको चेताना पड़ रहा है। कर्तव्य भी खत्म नहीं हुआ है, अब तो सिर्फ शुरुआत हुई है। हमें और भी बहुत कुछ जिम्मेदारियां निभानी है। आपको ये याद रखना होगा कि प्रजातंत्र का पौधा हर जगह जड़ें नहीं पकड़ता। अमेरिका में वह पनपा, इंग्लैंड में पनपा, फ्रांस में कुछ हद तक पनपा है। अन्य जगहों पर असल में क्या हुआ जानने के लिए इस उदाहरण से आपको कुछ हद तक धैर्य प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार आप में से कुछ लोगों को ये याद होगा कि पहले महायुद्ध के परिणाम स्वरूप और ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य के विभाजन के स्वरूप विल्सन ने स्वनिर्णय के आधार से ऑस्ट्रिया से अलग छोटे छोटे राष्ट्रों को बनाया। उनकी शुरुआत भी प्रजातांत्रिक संविधान से और प्रजातांत्रिक शासन से हुई। उनके संविधान में मौलिक अधिकारों का भी समावेश था। ये मौलिक अधिकार उन पर वर्साइल्स के शांति की सुलह से उनके लिए बंधनकारी बनाए गए थे। मेरे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि उस प्रजातंत्र का क्या हुआ? क्या प्रजातंत्र का छोटा सा अंश भी वहाँ देखने को मिलता है? वे सब खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। कुछ और विद्यमान उदाहरण लीजिए। सीरिया में प्रजातांत्रिक शासन था, कुछ एक सालों में ही वहाँ सेना ने क्रांति की। सीरिया का प्रमुख कमांडर वहाँ का राजा बना और प्रजातंत्र खत्म हो गया। एक और उदाहरण लीजिए, मिस्र का क्या हुआ? मिस्र में 1922 से लेकर अगले 30 सालों तक वहाँ प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लेकिन फारूक को रातों रात सत्ता छोड़ देनी पड़ी और नजीब इजिप्ट का तानाशाह बना। उसने तुरंत वहाँ का संविधान जला दिया। ये सभी उदाहरण हमारी आंखों के सामने हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने भविष्य के बारे में हमें बहुत ही सावधान और बहुत ही समझदार बनना होगा। अपना प्रजातंत्र सुरक्षित रखने के लिए और अपनी राह के पत्थर और शिलाएँ दूर हटाने के लिए क्या हम कुछ कार्यक्रम हाथ में ले रहे हैं या नहीं, इस बारे में हमें गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। आपके सामने रखे मेरे कुछ विचारों से आप में अगर जागरूकता आई हो और अगर आपको लगने लगे कि समस्याओं को लेकर हमें लापरवाह रहना नहीं चाहिए, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। भाषण के बाद कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके जवाब दिए। सामान्य साथियों, ये क्रांतिकारी स्पीच कई भागों में लेकर हम उपस्थित हुए थे। 5 शर्तें बाबा साहब ने यहाँ बताई, 5 शर्तें हमने आपको बताई बाबा साहब के स्पीच के माध्यम से। कैसा लगा ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आज का प्रश्न है, आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का प्रश्न है कि लोक निष्ठा क्या होती है? लोक निष्ठा क्या होती है, ये बताना है आज के अम्बेडकर संदेश के प्रश्न के उत्तर में। आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। सम्मानित साथियों, इस समय वैचारिकी सेंटर जो बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है उसके अनुरूप सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में बन रहा है। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज कर ली गई है, बाउंड्री बन गई है, मेन गेट अभी अस्थायी तौर पर लगा दिया गया है और कुछ बेसिक ज़रूरतों वाली चीज़ें बन गई हैं।
लेकिन जो मुख्य वैचारिकी सेंटर बनना है, जिसका चित्र आप देख रहे हैं, इसका नक्शा पास कराना बाकी है, क्योंकि ये महानगर है, सारनाथ वाराणसी महानगर है। ऐसे में वहाँ नक्शा पास कराने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता है, जिसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आपका योगदान निश्चित रूप से इस वैचारिकी सेंटर को बनने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। अब हम आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करेंगे। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज़ का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।